कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नरम नरम प्यार लज्जा से मरे रे। साल 2004 तक ज्यादातर हिंदी ऑडियंस तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर मणिरत्नम के बारे में जानने लगी थी कि वो किस लेवल के डायरेक्टर हैं और किस टाइप की फिल्में बनाते हैं। जहां लोगों ने मणिरत्नम की रोजा, बॉम्बे और दिल से जैसी फिल्मों को बहुत ज्यादा पसंद किया, जो कि बॉलीवुड की मसाला फिल्मों से बहुत अलग और बहुत ही रियल फिल्में थीं। और मणिरत्नम की फिल्मों में गानों का तो क्या ही कहना, इनके गाने सुपरहिट होते थे। और 1998 में मणिरत्नम ने शाहरुख खान, मनीषा कोइराला और प्रीति जिंटा के साथ में आई फिल्म दिल से के लगभग 6 साल बाद साल 2004 में एक बार फिर से हिंदी फिल्म बनाई थी युवा के नाम से, जो फिल्म भी उस समय बॉलीवुड में बन रही रूटीन फिल्मों से बहुत ही अलग थी और इसका टेम्पलेट बिल्कुल ही अलग था। जहां फिल्म युवा के पहले ही सीन में हमें एक ब्रिज के ऊपर एक हादसा देखने के लिए मिलता है और कैसे इस हादसे से 3 अलग अलग लोगों की जिंदगियां कनेक्ट होती हैं। एक्चुअली उस समय तक हिंदी सिनेमा में देखने के लिए मिला ये बहुत ही अलग तरह का स्क्रीन प्ले था। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग बिल्कुल रियल लोकेशंस पर और रियल पब्लिक के साथ में की गई है और इसमें हमें बहुत सारे एक्टर्स नजर आए हैं। तो उस समय इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद, मणिरत्नम जैसे डायरेक्टर का डायरेक्शन होने के बावजूद, AR रहमान का म्यूजिक होने के बावजूद क्रिटिक्स के द्वारा तो इसको अच्छी खासी रेटिंग मिली और बहुत ज्यादा सराहना मिली थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा कमाई नहीं कर पाई थी। आखिर कौन से सीन की वजह से फिल्म युवा के राइटर अनुराग कश्यप ने अभिषेक बच्चन के लिए ये बोल दिया था कि अभिषेक बच्चन एक अच्छे एक्टर हैं ही नहीं हैं, जबकि अगर फिल्म युवा में देखा जाए तो अभिषेक बच्चन के काम को लोगों ने अजय देवगन और विवेक ओबराय के काम से भी ज्यादा पसंद किया। आखिर इसका कौन सा सीन शूट करते टाइम पर विवेक ओबराय का पैर टूट गया था, उनके पैर में एक रॉड डली थी और लगभग 4 महीने के लिए उन्हें बेड रेस्ट पर जाना पड़ा। और कैसे उस समय मणिरत्नम ने इसके हिंदी वर्जन के अलावा इसके तमिल वर्जन अयुथा एजुथु को भी साथ ही साथ शूट किया, जिसमें अजय देवगन के रोल में हमें सूर्या नजर आए थे, अभिषेक बच्चन वाले रोल में R माधवन नजर आए थे और विवेक ओबराय वाले रोल में सिद्धार्थ नजर आए थे। फिल्म युवा का जो बैकड्रॉप है वो वैसे तो कोलकाता रखा गया था और कुछ सीन कोलकाता में शूट भी किए गए थे, लेकिन आगे चलकर मणिरत्नम ने क्यों इसके ज्यादातर सीन चेन्नई में शूट किए और वहां पर कोलकाता जैसा दिखाने के लिए लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा एम्बेसडर कारों को येलो कलर से पेंट किया गया था, जिससे कि वो कोलकाता की टैक्सी लगें। तो आखिर ये 2 अलग अलग फिल्में बनाने के पीछे उनकी सोच क्या थी, इनमें क्या अंतर था, इन सारी बातों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप दिल थाम कर बैठिए, युवा के बारे में हम आपको एक एक बात बताएंगे। तो साल था 2004 का, गर्मियों का मौसम था और फिल्म युवा 22 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होती है और सूर्या, R माधवन और सिद्धार्थ वाला इसका तमिल वर्जन इसके एक दिन पहले 21 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुआ था। और उस समय अगर बॉक्स ऑफिस का हाल आपको बताएं तो फिल्म युवा के लगभग 1 हफ्ते पहले अभिषेक बच्चन की फिल्म रन भी सिनेमा घरों में चल रही थी। तो वहीं अभिषेक बच्चन की फिल्म रन के साथ में फिल्म लकीर का भी क्लैश हुआ था। तो ये दोनों ही फिल्में उस समय सिनेमा हॉल में चल रही थीं जब फिल्म युवा रिलीज हुई, लेकिन फिल्म युवा को लेकर लोगों के बीच में एक्साइटमेंट काफी ज्यादा थी। तो युवा को अच्छी खासी स्क्रीन्स भी मिली थीं, लेकिन उस समय एक तरफ जहां ये फिल्म क्रिटिक्स को तो पसंद आ रही थी, लेकिन ऑडियंस ने इसको उतना ज्यादा पसंद नहीं किया और ये फिल्म ज्यादा लोग सिनेमा हॉल में देखने के लिए नहीं जा पाए। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी रहा कि फिल्म युवा के अगले ही हफ्ते एक और मल्टीप्लेक्स और अर्बन ऑडियंस के लिए बनी फिल्म हम तुम भी रिलीज हुई थी और ये फिल्म बहुत ज्यादा चल रही थी, जिसने कहीं ना कहीं उस समय फिल्म युवा के पोटेंशियल को और ज्यादा कम कर दिया था और आने वाले समय में फिल्म युवा कई सिनेमा घरों से उतर भी गई। वैसे इसकी जो एक बेसिक कहानी है, चाहे इसका हिंदी वर्जन हो या फिर तमिल वर्जन, इसको मणिरत्नम ने पूरा तैयार किया था। हालांकि मणिरत्नम फिल्म को हिंदी में बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें हिंदी उतनी अच्छे से नहीं आती थी, तो उन्होंने इसकी पूरी कहानी पहले तमिल में ही लिखी थी और आगे चलकर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था और इसके इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन से जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इसकी हिंदी में कहानी तैयार की, जिन्होंने उस समय तक किसी भी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया था, लेकिन वो जाने माने डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा से जुड़े हुए थे और उनकी कई फिल्मों की कहानी उन्होंने लिखी थी, जिनमें सत्या, सूल और कौन जैसी फिल्में शामिल हैं। तो वहीं इसके अलावा अनुराग कश्यप ने उस समय कई तमिल फिल्मों के हिंदी ट्रांसलेशन भी तैयार किए थे, जिनमें एक सलमान खान की फिल्म तेरे नाम भी होने वाली थी, जो कि चियान विक्रम की फिल्म सेतु का रीमेक थी। तो उस समय अनुराग कश्यप ने फिल्म सेतु के डायलॉग्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया था, लेकिन अनुराग कश्यप इसको डायरेक्ट नहीं कर पाए थे। तो वहीं जाने माने डायरेक्टर S शंकर की फिल्म नायक के भी हिंदी में डायलॉग्स अनुराग कश्यप ने ही लिखे थे, जिसको अनिल कपूर के साथ में बनाया गया था। तो उस समय राम गोपाल वर्मा ने ही अनुराग कश्यप का नाम मणिरत्नम को रिकमेंड किया और अनुराग कश्यप ने इसके डायलॉग्स लिखे थे।
और मणिरत्नम ने इसको डायरेक्ट किया था और उन्हीं की प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टॉकीज के बैनर तले इसको प्रोड्यूस किया गया था। जहां इसमें हमें एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट देखने के लिए मिली थी, जिसमें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबराय, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, ईशा देओल, ओम पुरी, अनंत नाग, विजय राज, सोनू सूद और सौरभ शुक्ला जैसे एक्टर्स नजर आए थे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसकी हिंदी और तमिल वर्जन की पूरी स्टार कास्ट बिल्कुल ही अलग थी। केवल ईशा देओल के रोल को छोड़कर ईशा देओल ने हिंदी वर्जन में जो रोल निभाया था वही उन्होंने तमिल वर्जन में भी निभाया था। जहां हिंदी वर्जन में वो हमें अजय देवगन के अपोजिट नजर आई थी, तो इसके तमिल वर्जन में वो हमें सूर्या के अपोजिट नजर आई थी। बाकी ईशा देओल के अलावा इन दोनों ही फिल्मों की पूरी स्टार कास्ट अलग थी, बस टेक्निकल क्रू सेम था। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था ए आर रहमान ने, लिरिक्स लिखे थे महबूब ने और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 6 गाने रखे गए थे। जहां फिल्म का म्यूजिक एल्बम अच्छा था, इसके गाने उस समय बदलते हुए जमाने के हिसाब से ही रखे गए थे। ये गाने थे धक्का धक्का, खुदा हाफिज, कभी नीम नीम, डोल डोल, बादल और फना। जिनमें से उस समय फिल्म के 2 गाने तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। पहला गाना था कभी नीम नीम कभी शहद शहद और इसके अलावा दूसरा गाना था फना। जो गाने लगभग उस समय हर कहीं पर सुनने के लिए मिल रहे थे और ज्यादातर लोग इनको वॉकमैन में और रेडियो पर सुनना पसंद कर रहे थे। उन दोनों टीवी पर भी ज्यादातर इन दोनों ही गानों की झलकियां हमें देखने के लिए मिल रही थीं। गानों में आवाजें थीं ए आर रहमान, कार्तिक, महबूब, लकी अली, मधुश्री, ब्लेज, अदनान सामी, अलका याग्निक, सुनीता सारथी और तन्वी शाह की। और उस समय फिल्म युवा की अच्छी खासी ऑडियो कैसेट से सेल हुई थी। चलिए एक नज़र डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म को अच्छे खासे बजट में बनाया गया था, जहां इसका बजट रखा गया था तकरीबन 12 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 14 करोड़ 24 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 24 करोड़ 48 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था। हालांकि उस समय फिल्म युवा से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ये उस उम्मीद के मुताबिक कलेक्शन नहीं कर पाई थी और इसी वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर एक बिलो एवरेज फिल्म बनकर रह गई थी। जहां फिल्म को उस समय के हिसाब से अच्छी खासी लगभग 350 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और इसको सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 48,19,000 लोग आए थे और ये साल 2004 में पैसे कमाने के मामले में 19वें नंबर पर रही थी। वैसे 2004 की टॉप 5 फिल्में थीं वीर ज़ारा, मैं हूं ना, धूम, मुझसे शादी करोगी और खाकी। हालांकि आगे चलकर जब ज्यादातर लोगों ने फिल्म युवा को देखा तो इसको बहुत ज्यादा पसंद किया और धीरे धीरे आगे चलकर ये एक कल्ट फिल्म बन गई। खासकर से इसमें अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस को आज भी उनके करियर की कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली फिल्मों में गिना जाता है और ये फिल्म लोगों को आगे चलकर कितनी ज्यादा पसंद आई इसका अंदाजा आप इसकी IMDb रेटिंग को देखकर लगा सकते हैं, जहां लगभग 10,000 लोगों ने फिल्म को 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। वैसे तो मणिरत्नम तमिल सिनेमा के ही डायरेक्टर रहे हैं, लेकिन उनकी तमिल फिल्में रोजा और बॉम्बे के हिंदी डब्ड वर्जन को और इनके गानों को हिंदी ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और इसी को देखते हुए उस समय मणिरत्नम ने यह डिसाइड किया था कि वो अपनी अगली फिल्म हिंदी में ही बनाएंगे और उन्होंने साल 1998 में शाहरुख खान के साथ में अपने करियर की पहली हिंदी फिल्म बनाई थी दिल से, जो फिल्म बहुत अच्छी थी, इसके गाने भी बेहतरीन थे, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस समय कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी और इसके बाद मणिरत्नम कुछ समय के लिए हिंदी फिल्मों से काफी दूर हो गए थे और वो तमिल फिल्में बनाने लगे थे। लेकिन 2003 के आसपास उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसमें 3 अलग अलग किरदार एक ही घटना से कनेक्ट होते हैं, जहां उस घटना को देखने का तीनों का नजरिया भी अलग अलग होता है। उस समय मणिरत्नम करप्ट पॉलिटिशियंस के ऊपर भी एक तंज कसना चाहते थे कि कैसे ये पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए दूसरों का यूज करते हैं। तो मणिरत्नम ने यूथ से कनेक्ट करने वाली ये पूरी कहानी तैयार कर ली। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले मणिरत्नम केवल इसको हिंदी में बस बनाने की तैयारी कर रहे थे, इसका तमिल वर्जन बनाने का उनका दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं था। उस समय उन्होंने इसके हिंदी डायलॉग्स लिखने के लिए अनुराग कश्यप को दिए और अनुराग कश्यप लगभग 20 दिनों के लिए चेन्नई आकर एक होटल में रुके और वहां पर उन्होंने इसके पूरे डायलॉग्स तैयार किए और बीच बीच में मणिरत्नम से मिलकर जहां डायलॉग्स में कुछ बदलाव करना होता, सिचुएशन में कुछ बदलाव करना होता तो वो भी वो करते। और जब ये हिंदी में पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई तो इसके बाद मणिरत्नम इसके लिए कास्टिंग करने के लिए बॉम्बे गए, जहां पहले उनके दिमाग में एक सोशल एक्टिविस्ट स्टूडेंट के किरदार में बॉबी देओल को साइन करने का मन था। उन दिनों बॉबी देओल भी काफी पॉपुलर थे और कई फिल्मों में काम भी कर रहे थे। लेकिन जब मणिरत्नम यहां पर कास्टिंग करने के लिए बॉम्बे आए तो उनकी मुलाकात जाने माने डायरेक्टर और राइटर शाद अली से हुई, जिन्होंने उस समय मणिरत्नम की पॉपुलर फिल्म अलाइप्पा यूथे का हिंदी में रीमेक बनाया था विवेक ओबराय और रानी मुखर्जी के साथ में साथिया के नाम से।
और उन्हीं ने मणिरत्नम को सजेस्ट किया था कि उन्हें अपनी फिल्म युवा में अजय देवगन और विवेक ओबराय को तो साइन करना ही करना चाहिए, क्योंकि ये वो समय था जब बॉलीवुड में अजय देवगन और विवेक ओबराय की जोड़ी लोग काफी पसंद कर रहे थे। तो उस समय मणिरत्नम ने इसके लिए अब अजय देवगन और विवेक ओबराय इन दोनों को ही अप्रोच किया और एक बार में ही ये दोनों इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गए। जहां तक कि विवेक ओबराय ने तो ये तक कहा कि ये उनका सौभाग्य था कि मणिरत्नम की फिल्म में वो काम कर रहे हैं। विवेक ओबराय ने बताया कि उन्होंने मणिरत्नम से अपने किरदार के बारे में पूरा सुना तक नहीं था और इसके लिए हाँ बोल दिया था। और अजय देवगन और विवेक ओबराय के फाइनल हो जाने के बाद तीसरे इम्पोर्टेंट रोल लल्लन के तौर पर मणिरत्नम पहले उस समय के बहुत ही पॉपुलर एक्टर ऋतिक रोशन को साइन करना चाहते थे, जिनकी बैक टू बैक कई हिट फिल्में आ रही थीं और मणिरत्नम को उनका काम काफी पसंद था। लेकिन उस समय जब उन्होंने ऋतिक रोशन को इस रोल के लिए अप्रोच किया तो ऋतिक रोशन अपनी डेट्स और भी बहुत सारी फिल्मों के लिए दे चुके थे, इस वजह से वो इसमें काम नहीं कर पाए थे। तो उनके मना कर देने के बाद में मणिरत्नम ने अब ये डिसाइड किया कि वो इस रोल में अभिषेक बच्चन को साइन करेंगे, जिनकी उन दिनों बैक टू बैक कई फिल्में आ रही थीं। लेकिन यह अलग बात है कि उनकी ज्यादातर फिल्में सफल नहीं हो पाई थीं। लेकिन फिर भी मणिरत्नम को ऐसा लगता था कि इस रोल में अभिषेक बच्चन अच्छा काम करेंगे। और इसमें अभिषेक बच्चन को साइन करने के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा रहा। जब मणिरत्नम ने अभिषेक बच्चन के घर पर फोन लगाया तो अभिषेक बच्चन ने उनका फोन ही नहीं उठाया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, लेकिन मणिरत्नम की अभिषेक बच्चन से बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन बाद में जब साद अली को इस बारे में पता चला तो साद अली ने अभिषेक बच्चन की मुलाकात मणिरत्नम से करवाई थी। और इस बारे में अभिषेक बच्चन का ये कहना था कि उस समय बहुत सारे अननोन लोग उनके घर पर फोन करते ही रहते थे। इस वजह से वो अननोन नंबर से आने वाले कॉल्स कभी उठाते ही नहीं थे और यही एक रीजन था कि वो मणिरत्नम का फोन भी नहीं उठा रहे थे। खैर, अभिषेक बच्चन ने जब मणिरत्नम से अपने इस रोल के बारे में सुना तो उन्हें पता चला कि ये तो नेगेटिव रोल है और उस समय तक अभिषेक बच्चन ने कोई भी नेगेटिव रोल अपने करियर में नहीं किया था। तो पहले तो अभिषेक बच्चन इस रोल को एक्सेप्ट करने में थोड़ी झिझक रहे थे, लेकिन जब मणिरत्नम ने उन्हें समझाया कि इस कहानी में सबसे दमदार रोल यही है तो बाद में अभिषेक बच्चन इसके लिए कन्विंस हो गए और उन्होंने इस रोल को निभाया। अब इन तीनों के फाइनल हो जाने के बाद अभिषेक बच्चन के अपोजिट उन्होंने रानी मुखर्जी को साइन किया, अजय देवगन के अपोजिट ईशा देओल को साइन किया और विवेक ओबराय के अपोजिट करीना कपूर को साइन किया। और उस समय मणिरत्नम ने एक नई चीज की कि बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में उस समय बॉम्बे में शूट होती थीं, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को कोलकाता में शूट किया, जहां मणिरत्नम ने कोलकाता की रियल लोकेशंस पर रियल लोगों के साथ में कई सीन शूट किए। जैसे इसके कई सीन्स में हमें कोलकाता का बहुत ही फेमस हावड़ा ब्रिज भी नजर आता है। हुगली नदी के कई सीन लिए गए थे और यहाँ पर ये जो हादसा होता है इसको विद्यासागर सेतु पर शूट किया गया था, जो भी हुगली नदी पर बना हुआ एक बहुत बड़ा केबल ब्रिज है। और ये फिल्म के स्टार्टिंग वाला सीन और एंड के बहुत सारे सीन इसी ब्रिज पर शूट किए गए थे, जहां इस ब्रिज पर शूट करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती थी और कुछ समय के लिए दोनों तरफ से ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाता था और लगभग 1 हफ्ते तक इस ब्रिज पर यह शूटिंग चलती रही थी। इसके अलावा फिल्म के और भी बहुत सारे सीन कोलकाता की रियल चौल में, गलियों में और भी ऐसी कई लोकेशंस पर शूट किए गए। कोलकाता के अलावा इसके बहुत सारे सीन चेन्नई में, भोपाल में, थैनी में, पोलाची में और ऐसी और भी लोकेशंस पर शूट किए गए। और सबसे पहले फिल्म का जो टाइटल है वो युवा नहीं था। इसके पहले फिल्म का टाइटल हावड़ा ब्रिज या इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल रखने के बारे में प्लान किया जा रहा था, क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट एक ब्रिज पर होता है, इस वजह से इसका नाम हावड़ा ब्रिज रखा जाने वाला था। तो वहीं एक समय इसका टाइटल ट्रैफिक सिग्नल रखने के पीछे भी उनका रीजन ये था कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल में 3 अलग अलग लाइटें होती हैं, ग्रीन, येलो और रेड, तो उनकी कहानी में भी ये तीनों ही किरदार बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल की लाइटों के जैसे हैं, जहां अजय देवगन ग्रीन लाइट को डिनोट करते हैं, विवेक ओबराय येलो लाइट को और अभिषेक बच्चन रेड लाइट को। हालांकि काफी लंबे समय तक इसके टाइटल को लेकर ये कंफ्यूजन चलता रहा कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए, लेकिन एक बार जब ये फिल्म तैयार हो गई और सबने इसको देखा तो इसका टाइटल युवा रखने का डिसाइड हुआ, क्योंकि फिल्म में युवा लड़कों की कहानी हमें देखने के लिए मिलती है कि कैसे पॉलिटिक्स में युवाओं का फायदा उठाया जाता है, और इसका टाइटल युवा हो गया। हालांकि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसमें अजय देवगन के रोल को काफी क्रिटिसाइज किया गया। जिस समय उन्होंने फिल्म की शूटिंग की थी उस समय उनकी उम्र लगभग 35-36 साल थी और इस एज में उन्होंने कॉलेज के युवा का रोल निभाया था। लेकिन जिस समय फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को कोलकाता के इस ब्रिज के ऊपर शूट किया जा रहा था उस समय एक बड़ा हादसा हो गया। फिल्म का सीन था जब विवेक ओबराय का पीछा अभिषेक बच्चन करते हैं उनको मारने के लिए, और विवेक ओबराय इस ब्रिज के ऊपर दौड़ते हुए नजर आते हैं। और जब इस ब्रिज के ऊपर ये शूटिंग हो रही थी तो वैसे तो दोनों तरफ से गाड़ियों को ब्लॉक किया गया था और केवल फिल्म यूनिट वालों की गाड़ियां यहाँ पर चल रही थीं, लेकिन फिर भी इसके अलावा छोटी मोटी मोटरसाइकिल और कुछ गाड़ियां भी ब्रिज पर आ जा रही थीं।
और जब इस सीन के लिए मणिरत्नम ने एक्शन बोला और विवेक ओबराय ने इस ब्रिज के ऊपर दौड़ना शुरू किया तो सामने से तेज रफ्तार से एक बाइक भी चली आ रही थी और वहीं पर एक बच्चा भी था। तो विवेक ओबराय उस बच्चे को बचाने के चक्कर में उस बाइक से टकरा गए। वो नीचे गिर गए और बाइक उनके बाएं पैर के ऊपर से निकल गई। इस सीन में वहां पर अजय देवगन और अभिषेक बच्चन ये दोनों ही मौजूद थे और विवेक ओबराय को तो चोटें आई ही थीं, इन दोनों को भी चोटें आई थीं। उस समय फिल्म के सेट पर हुआ ये बहुत बड़ा हादसा था और फिल्म के क्रू मेंबर्स का ये कहना है कि उस समय अजय देवगन और अभिषेक बच्चन इन दोनों ने ही विवेक ओबराय को उठाया और उन्हें एक कार में रख के तुरंत हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उनका चेकअप किया, मरहम पट्टी की और पता चला कि विवेक ओबराय का बायां पैर 3 जगह से टूटा हुआ है और उनको पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 6 से 7 महीने लग जाएंगे। और उस समय जब मणिरत्नम ने अपनी आंखों के सामने इस हादसे को देखा तो उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज बढ़ गईं, जहां तक कि ऐसा लग रहा था कि कहीं उन्हें हार्ट अटैक ही ना आ जाए और तुरंत उन्हें दवाई दी गई और वो कंट्रोल में हुए। और उधर विवेक ओबराय भी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि उनका करियर जस्ट शुरू ही हुआ था और इस चोट की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं उनका करियर ठप ना हो जाए। तो वहां पर काफी उदासी भरा माहौल था और ये उस समय की बात है जब युवा लगभग 70% शूट हो चुकी थी। लेकिन अब विवेक ओबराय की कंडीशन ऐसी थी कि लगभग 6 महीनों तक तो वो इसके लिए शूटिंग कर ही नहीं सकते थे। उस समय उनके पैर में एक 18 इंच की टाइटेनियम रॉड भी डाली गई। हालांकि मणिरत्नम ने उस समय विवेक ओबराय को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए नानावती हॉस्पिटल में इंडियन क्रिकेट टीम के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अली ईरानी से उनका स्पेशल इलाज करवाया और जहां उनको ठीक होने में 6 से 7 महीने लगने वाले थे, लेकिन उनके इलाज से वो लगभग 4 महीने में ही ठीक हो गए। खैर, लगभग 4 महीनों के लिए तो फिल्म युवा की शूटिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और उस समय मणिरत्नम भी ये चाहते थे कि विवेक ओबराय को रिकवर होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। खैर, इस समय तक भी उनका इसका तमिल वर्जन बनाने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन विवेक ओबराय को लगी इस चोट की वजह से उनके पास में लगभग 4 से 5 महीने का समय था और उन्होंने सोचा कि चलो इसका तमिल वर्जन भी बनाया जाए। और मणिरत्नम ने इसके तमिल वर्जन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने सूर्या, आर माधवन और सिद्धार्थ को साइन किया। और आर माधवन के साथ में उन्होंने पहले भी कई फिल्में बनाई थीं, जिनमें आर माधवन हमें रोमांटिक रोल में नजर आए थे। और पहले मणिरत्नम ने आर माधवन को इसके तमिल वर्जन में विवेक ओबराय वाला रोल ही ऑफर किया था, लेकिन आर माधवन अपनी हर दूसरी फिल्म में ऐसे रोमांटिक रोल निभा रहे थे तो वो अपनी इमेज को थोड़ी बदलना चाहते थे। तो उन्होंने मणिरत्नम से बोला कि वो ये नेगेटिव रोल निभाना चाहते हैं, लेकिन उस समय मणिरत्नम ने इसके लिए उन्हें मना कर दिया था। खैर, कुछ दिनों बाद जब आर माधवन अपने पूरी बॉडी को टैन करके अपने सिर को मुड़वा कर मणिरत्नम के सामने गए तो मणिरत्नम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। और जब उन्होंने बताया कि वो आर माधवन हैं तो मणिरत्नम बहुत ज्यादा खुश हुए और ये रोल उन्होंने आर माधवन को दे दिया। और इसके तमिल वर्जन में आर माधवन ने वही रोल निभाया था जो कि इसके हिंदी वर्जन में अभिषेक बच्चन ने निभाया है। वैसे फिल्म युवा में अभिषेक बच्चन ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है, लेकिन इसके तमिल वर्जन में आर माधवन का जो काम है वो बहुत ही अलग लेवल का था। और जितने लोगों ने भी इन दोनों ही वर्जन्स को देखा तो उन्हें आर माधवन की एक्टिंग अभिषेक बच्चन से ज्यादा पसंद आई। वैसे यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि इसके तमिल वर्जन को ए सर्टिफिकेट मिला था और इसके हिंदी वर्जन को यूए सर्टिफिकेट मिला था, क्योंकि इसके तमिल वर्जन को बहुत ज्यादा रॉ और काफी वायलेंट रखा गया था, जबकि हिंदी वर्जन में ऐसे कई सीन्स को कट कर दिया गया था। और जहां इसके हिंदी वर्जन की कहानी कोलकाता में सेट की गई थी तो वहीं इसके तमिल वर्जन की कहानी चेन्नई में ही सेट की गई थी। और इसके तमिल वर्जन में यह हादसा चेन्नई के नेपियर ब्रिज पर शूट किया गया था और कई सीन चेन्नई के ब्रोकन ब्रिज पर भी शूट किए गए थे। और ये उतने दिनों में शूटिंग हुई थी जब तक विवेक ओबराय का पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया था। और जब तक विवेक ओबराय ठीक हुए इतने समय में ये तमिल वर्जन लगभग बनकर तैयार ही हो गया था। खैर, विवेक ओबराय के ठीक हो जाने के बाद में फिल्म युवा के बचे हुए सीन्स को चेन्नई में ही शूट किया गया था, जहां चेन्नई में कोलकाता जैसा बैकड्रॉप दिखाने के लिए लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा एम्बेसडर कारों को येलो कलर से पेंट किया गया था, क्योंकि कोलकाता में येलो कलर की टैक्सी चलती हैं और ये कोलकाता की पहचान है। तो उस समय जब मणिरत्नम अपनी तमिल फिल्म अयुथा एजुथु की शूटिंग चेन्नई में कर रहे थे तो उन्होंने युवा के भी बचे हुए सीन को यहीं पर शूट कर लिया और एम्बेसडर कारों को येलो कलर से पेंट करके ये दिखाया कि ये कोलकाता है, लेकिन ये कोलकाता नहीं चेन्नई ही था। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म युवा इस तमिल फिल्म से पहले बनना शुरू हुई थी, लेकिन इस तमिल फिल्म के बाद में बनकर तैयार हो पाई। आपको बता दें कि पहले तमिल सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस सिमरन हमें अजय देवगन के अपोजिट और तमिल वर्जन में सूर्या के अपोजिट नजर आने वाली थी और उन्हें ऑलमोस्ट इन दोनों ही फिल्मों के लिए फाइनल भी कर दिया गया था, लेकिन उनकी तमिल भाषा उतनी क्लियर नहीं थी और वो इसको बहुत अच्छे से बोल नहीं पा रही थी।
और ऐसा भी नहीं था कि इसको डबिंग में ठीक किया जा सके, क्योंकि फिल्म युवा को सिंक साउंड के साथ में ऑन लोकेशन ही रिकॉर्ड किया गया था, जहां इसमें नजर आने वाले एक्टर और एक्ट्रेस ऑन लोकेशन ही डायलॉग्स बोल रहे थे और उनके रियल डायलॉग्स को ही वहीं पर रिकॉर्ड किया गया। और फिल्म को पूरा सिंक साउंड में रिकॉर्ड करने वाली ये टेक्निक इसके पहले फरहान अख्तर 2001 में आई अपनी फिल्म दिल चाहता है में यूज कर चुके थे, और सेम यही टेक्निक मणिरत्नम ने फिल्म युवा में भी अपनाई थी। और अगर आप इसके डायलॉग्स के ऊपर गौर करेंगे तो इसके डायलॉग हमें ऐसा नहीं लगता कि जैसे स्टूडियो में रिकॉर्ड किए गए हैं। कुछ जगह पर इसके डायलॉग्स की आवाज हमें बहुत ही स्लो नजर आती है, क्योंकि इनको रियल लोकेशंस पर रिकॉर्ड किया गया था। तो सिमरन की जगह पर इन दोनों ही वर्जन्स में ईसा देओल को साइन किया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि ईसा देओल को तमिल और हिंदी दोनों ही बोलना आती है, क्योंकि उनकी माँ हेमा मालिनी तमिल सिनेमा से बिलोंग करती थीं और उनको तमिल बोलना बहुत अच्छे से आती थी। यहाँ तक कि ईसा देओल ने बताया कि जब फिल्म युवा के सेट पर वो मणिरत्नम से बात करती थीं तो वो हिंदी में नहीं बल्कि तमिल में ही बात करती थीं। और फिल्म के सेट पर जब ये दोनों तमिल में बात करते थे तो अजय देवगन इनको देखकर हैरान हो जाते थे कि ईसा देओल इतनी अच्छी तमिल कैसे बोल लेती हैं। वैसे आपको बता दें कि सिमरन इसमें अजय देवगन के अपोजिट तो काम नहीं कर पाई थी, लेकिन जब अजय देवगन कॉलेज में स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं तो वहाँ भीड़ में हमें एक जगह पर सिमरन बैठी हुई नजर आती हैं। इसके अलावा अगर आपने गौर किया हो तो इसमें हमें अजय देवगन के दोस्त के तौर पर अनुराग कश्यप के छोटे भाई अभिनव कश्यप भी नजर आए थे। हालांकि उनके कोई बहुत ज्यादा सीन नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हमें अजय देवगन के पीछे खड़े हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि अभिनव कश्यप वही हैं जिन्होंने आगे चलकर फिल्म दबंग को डायरेक्ट किया था, और हाल ही में सलमान खान को लेकर उन्होंने कई तरह की बातें बोली हैं और वो काफी चर्चा में भी रहे। फिल्म युवा में अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, और फिल्म के गाने कभी नीम नीम कभी शहद शहद में इनको बहुत ज्यादा पसंद किया गया। वैसे आपको बता दें कि फिल्म युवा में नजर आए अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी हमें इसके अगले ही हफ्ते रिलीज हुई फिल्म हम तुम में एक सीन में नजर आए थे, जिसमें अभिषेक बच्चन ने गेस्ट अपीयरेंस किया था। तो वहीं सोनू सूद भी हमें एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए थे, लेकिन फिर भी फिल्म के प्रमोशन से सोनू सूद को काफी दूर रखा गया था। यहाँ तक कि उनकी एक भी फोटो फिल्म के पोस्टर पर मौजूद नहीं थी। अजय देवगन और अभिषेक बच्चन फिल्म युवा के पहले भी फिल्म जमीन में एक साथ नजर आ चुके थे, और अभिषेक बच्चन अजय देवगन को अपना बड़ा भाई मानते हैं, और आगे चलकर भी इन दोनों ने साथ में बोल बच्चन जैसी फिल्मों में काम किया है। लेकिन ऐसा पहली बार था जब अजय देवगन के साथ वाली फिल्म में अभिषेक बच्चन नेगेटिव रोल में थे। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म युवा में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग को लगभग सबने पसंद किया और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, लेकिन इसके हिंदी में डायलॉग राइटर अनुराग कश्यप को अभिषेक बच्चन की एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यहाँ तक कि अनुराग कश्यप ने उस समय उनको लेकर ये तक कह दिया था कि अभिषेक बच्चन एक अच्छे एक्टर हैं ही नहीं हैं। वैसे उन दिनों बॉलीवुड में जॉन अब्राहम काफी नए नए आए हुए थे और उनकी एक्टिंग के ऊपर बहुत सारे लोग सवाल उठाते थे कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती है। तो उस समय अनुराग कश्यप ने जॉन अब्राहम से अभिषेक बच्चन को कंपेयर करते हुए बोला था कि अगर जॉन अब्राहम को एक्टिंग नहीं आती है तो अभिषेक बच्चन को उनसे ज्यादा एक्टिंग नहीं आती है, और उन्हें ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अभिषेक बच्चन बहुत ही खराब एक्टर हैं, क्योंकि जिस लेवल के अनुराग कश्यप ने हिंदी में डायलॉग्स लिखे थे, अभिषेक बच्चन ने जस्ट उनको बोल दिया है, उसमें कुछ भी इम्प्रोवाइज नहीं किया है। और ना ही अभिषेक बच्चन इन डायलॉग्स में अपनी एक बहुत ही यूनिक स्टाइल लेकर आ पाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जब वो अभिषेक बच्चन को फिल्म के सेट पर डायलॉग्स समझा रहे थे तो आधे से ज्यादा डायलॉग्स उन्हें समझ ही नहीं आ रहे थे कि आखिर इनका मतलब क्या है। उन्होंने तो बस स्क्रीन पर इनको बोल दिया था। हालांकि अनुराग कश्यप के इस तरह के बयान के बाद लगभग एक दशक तक इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन आगे चलकर इन दोनों के बीच में सुलह हो गई और अभिषेक बच्चन अनुराग कश्यप के द्वारा डायरेक्ट की गई 2018 में आई फिल्म मन मर्जियां में नजर आए थे। वैसे फिल्म युवा में 3 अलग अलग कहानियों का जो बैकड्रॉप हमें देखने के लिए मिलता है, और ये सारी कहानियां एक घटना से कनेक्ट होती हैं। एक्चुअली इस तरह का स्क्रीन प्ले इसके पहले साल 2000 में आई एक मैक्सिकन फिल्म अमोरस पेरस में देखने के लिए मिला था, जिसकी कहानी में भी हमें एक ऐसा ही इंसिडेंट देखने के लिए मिलता है, और इस इंसिडेंट को देखने का 3 लोगों का अलग अलग नजरिया होता है और कैसे इस इंसिडेंट से ये तीनों जुड़े होते हैं। तो मणिरत्नम ने फिल्म युवा में कुछ इसी से इंस्पायर्ड होकर ऐसा स्क्रीन प्ले लिखा था। लेकिन आपको बता दें कि मणिरत्नम ने ऐसा कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने इस मैक्सिकन फिल्म से इंस्पायर्ड होकर युवा का स्क्रीन प्ले तैयार किया था। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो मणिरत्नम ने बताया कि वो साल 1985 में आई अकीरा कुरोसावा की एक जापानी फिल्म रशोमैन से काफी इंस्पायर्ड थे, क्योंकि इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही इंसिडेंट देखने के लिए मिलता है जिसमें एक सेम घटना हमें 3 अलग अलग एंगल से देखने के लिए मिलती है। वैसे इस साल फिल्म युवा को ढेरों अवार्ड मिले थे, और अगर फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो इसको 7 अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला था।
जिनमें से इसने 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। ये अवार्ड थे बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए मणिरत्नम सर को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अभिषेक बच्चन को। हालांकि उन्हें नेगेटिव रोल के लिए भी नॉमिनेशन मिला था, लेकिन इस साल बेस्ट नेगेटिव रोल वाला ये अवार्ड अभिषेक बच्चन को नहीं मिला था। ये अवार्ड मिला था प्रियंका चोपड़ा को उनकी फिल्म ऐतराज के लिए। तो वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के लिए साबू सुरेल को और बेस्ट एक्शन के लिए विक्रम धर्मा को अवार्ड मिले थे। तो फिल्म युवा के रिलीज होने के 3 दिन के अंदर ही इसके मेकर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बुलाया था, जहां डायरेक्टर मणिरत्नम, विवेक ओबराय, अभिषेक बच्चन और अजय देवगन जैसे लोग शामिल थे। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया वालों से बात करते हुए ये बोला था कि अभी फिल्म युवा को चलने का थोड़ी मौका तो दो, इतनी जल्दी उसको फ्लॉप क्यों बोलने लगे हैं। खैर, अगर देखा जाए तो मुंबई रीजन में ये फिल्म अच्छी खासी चली थी, लेकिन इसके अलावा और रूरल एरिया में ये फिल्म उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। जहां तक कि मुंबई के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रीब्यूटर्स को उस समय काफी लॉस भी हुआ था, क्योंकि वहां के लोग फिल्म की कहानी से उतने अच्छे से रिलेट नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा ओवरसीज में भी फिल्म ने बहुत ही एवरेज बिजनेस किया था। तो वहीं इसके तमिल वर्जन की बात करें तो ये उस समय ब्लॉकबस्टर रहा था, और ये ऐसा पहली बार नहीं था जब मणिरत्नम ने सेम कहानी पर 2 फिल्में हिंदी में और तमिल में बनाई। इसके बाद भी उन्होंने आगे चलकर अभिषेक बच्चन और चियान विक्रम के साथ में रावण के नाम से फिल्म बनाई थी, जिसकी कहानी बिल्कुल सेम टू सेम थी। दोनों ही फिल्मों में हमें ऐश्वर्या राय नजर आई थी, लेकिन इसका तमिल वर्जन सुपरहिट रहा था और हिंदी में ये फ्लॉप रही थी। तो सेम युवा के साथ में भी ऐसा हुआ था, जहां हिंदी में ये उतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन वहीं इसका तमिल वर्जन ब्लॉकबस्टर रहा था। फिल्म युवा को रिलीज हुए आज लगभग 22 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये फिल्म यूट्यूब पर हमें आज देखने के लिए नहीं मिलती है। आपको बता दें कि फिल्म के राइट्स शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने खरीद लिए थे, जिन्होंने इसको आगे चलकर यूट्यूब पर कभी अपलोड किया ही नहीं। हालांकि कभी कभार ये हमें टीवी पर आती हुई विरली नजर आ जाती है। खैर, जो भी हो, मैंने जब फिल्म युवा देखी थी तो मुझे काफी पसंद आई थी और काफी अलग तरह की फिल्म लगी थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।